पढ़ के नहीं आओगे तो थोड़ी याद रहेगा। हाँ जी, ठीक है। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था और उसमें यही सब लिखवाया था मैंने। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सब पहले ये वेव मोशन को देखो और ये वेव को देखो, दोनों वेव ही एक हिसाब से। अब बात करते हैं इसमें वेवलेंथ क्या होता है। तो याद रखना, जब वेव ऐसे फॉर्म करे ना, जब वेव का फॉर्मेशन इस तरीके से हो, तो याद रखना कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये क्रेस्ट कहलाता है। ठीक है, उसको स्लाइड कर दो थोड़ा। तो फर्स्ट ये ऐसा वाला जो मोशन कहलाता है ये क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है जो आप वेव के फॉर्म में ऊपर में देख रहे हैं उसको क्रेस्ट बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को पूरा। और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज समझना कि ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। तो वेव जब ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, देखो ध्यान से, ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये क्रेस्ट है, और नीचे जब जाते हैं तो ये ट्रफ है। तो वेवलेंथ क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो वेवलेंथ का कहने का मतलब ये है कि देखो ये आपने क्रेस्ट और ट्रफ देखा। अब ध्यान से देखना कि जब ये क्रेस्ट बन रहा था, जब ये क्रेस्ट ऐसे फॉर्मेशन हो रहा था यहां से यहां, तो कहीं ना कहीं पे इसकी हाईएस्ट पॉइंट रही होगी, ठीक है। यानी कि सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस रहा होगा इस ओरिजिन से। अगर इसको लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी बोले, मान लिया कि साउंड की एक नॉर्मल डेंसिटी है, साउंड जो है एक नॉर्मल डेंसिटी से जा रहा है, तो यहां पे जो वेव बनेगा, मान लिया कि इसका कुछ हाईएस्ट पॉइंट होगा, एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट जिसका यहां से इस लाइन ऑफ सिमेट्री से जो डिस्टेंस होगा वो हाईएस्ट कहलाएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा। तो ये हाईएस्ट डिस्टेंस है। तो यहां से यहां की जो हाईएस्ट डिस्टेंस होती है, यहां से यहां, ये पूरा, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन होता है एक क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट और यहां लाइन ऑफ डेंसिटी पे, यानी नॉर्मल डेंसिटी पे, इनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। दूसरा, ये चीज क्रेस्ट में बना है तो ट्रफ में भी बनेगा। ट्रफ में भी ये जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां, ये भी क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। फिर यहां पे ये जो क्रेस्ट में बना, ये रेड वाला, ये भी क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। और यहां पे ये जो क्रेस्ट में बना, सॉरी ट्रफ में ये जो डिस्टेंस कहला रहा है, ये जो डिस्टेंस इस मैक्सिमम पॉइंट से यहां का, ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वेवलेंथ क्या होता है ना। तो वेवलेंथ बोलते हैं कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ, ठीक है। यानी दो क्रेस्ट कहां पे है, देखिए, एक क्रेस्ट यहां पे, इसका ये पॉइंट है पीक पॉइंट, और दूसरा पीक पॉइंट ये है। तो इनके बीच का जो यहां से जी से आई तक का डिस्टेंस है, यानी कि दो क्रेस्ट के पीक पॉइंट का जो डिस्टेंस कहलाता है वो वेवलेंथ कहलाता है। याद रहेगा। उसी प्रकार दो ट्रफ है, इसका पिक पॉइंट ये एच है और इसका है एफ। तो दो ट्रफ के पिक पॉइंट के, दो कंटिन्यूअस ट्रफ के पिक पॉइंट का जो डिस्टेंस कहलाता है ये वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ समझ गए, एम्पलीट्यूड समझ गए। अब बात करते हैं, यहां पे देखिए, इसमें समझते हैं। ये तो था कि ठीक है आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ बना, लेकिन अगर ऐसा वेव मिल जाए जिसमें रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बने, आपको दिखाया कि काला वाला जो ब्लैक पार्ट होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा इसको, कि इसको कंप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे हाई डेंसिटी हाई प्रेशर रहता है एयर का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो डेंसिटी होती है ना। एयर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, लो होता है। लो डेंसिटी की वजह से और लो एयर प्रेशर की वजह से यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बनता है। तो इस केस में दो कंप्रेशन कहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ पे देख रहे हैं। तो दो कंप्रेशन के, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे ये खत्म, फिर यहां से स्टार्ट यहां पे, तो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। उसी प्रकार दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाता है। अब इसी डिफिनेशन को यहां लिखा गया है कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ और सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। यानी कि वेवलेंथ जो डिस्टेंस होती है वो दो लगातार क्रेस्ट के बीच का या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, या फिर अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि दो सक्सेसिव कंप्रेशंस और दो सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच का
डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट अगला देखिए, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। याद रखिएगा ये लैम्डा जो है ये ग्रीक लेटर है लैम्डा। ठीक है, इसको LAMDA लैम्डा लिखते हैं और ग्रीक लेटर है ये। इसका जो एसआई यूनिट होता है, यानी कि वेवलेंथ को जो मेजर करने का यूनिट होता है, चूंकि सीधी सी बात है ये लेंथ है, वेव का लेंथ है, तो इसी वजह से इसको हम मेजर करते हैं मीटर में। नेक्स्ट टॉपिक है जो वो फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए वेवलेंथ आप समझ गए, लेकिन एक सेकंड में कितने वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं कि एक सेकंड में जितनी बार वो वेव का फॉर्मेशन करेगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड, कंप्लीट वेव याद रखिएगा पूरा का पूरा वेव प्रोडक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि हाफ वेव की बात कर रहे हैं। कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना कंप्लीट वेव ऐसे ऐसे बना एक सेकेंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अदर वर्ड्स में इसको डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं। यानी एक सेकेंड में आपको देखना है, पानी में पत्थर फेंक दिया, अब देखो एक सेकेंड में कितना वेव बना, वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना। मैथ्स में भी पढ़ा आपने, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि कुछ बच्चे हैं उनका डेटा दिया गया है, और जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वाले कितने बच्चे हैं, ऐसा पढ़ा है ना मैथ्स में कि 5 है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वैसे ही एक सेकंड में जितना वेव प्रोड्यूस हुआ उसको उसका क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कहीं कहीं बुक में ये स्मॉल v की तरह दिखेगा, कहीं कहीं न्यू लिखा रहता है NU, कहीं कहीं स्मॉल f लिखा रहता है, तीनों सही है। ठीक है, अगला है कि इसका एसआई यूनिट तो एक ही रहेगा, यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, HZ से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, 1 हर्ट्ज में 1 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे ये पूछा जाता है आपसे कि फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा कि कंप्लीट वेव 1 सेकंड में, यानी कि कहीं ना कहीं इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर 1 हर्ट्ज की बात करेंगे तो एक वाइब्रेशन अगर पर सेकंड हो रहा है, एक सेकंड में एक वाइब्रेशन एक सेकंड में हो रहा है, तो वही उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 हर्ट्ज कहलाएगी। अगर एक वाइब्रेशन एक सेकंड में हो रहा है तो उसको बोलते हैं 1 हर्ट्ज। ठीक है, ये पूछा जाता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के टर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि 1 हर्ट्ज क्या कहलाता है, तो 1 वाइब्रेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। तो चलो आप लिख सकते हो डेफिनेशन बनाकर, इसको समझ लीजिएगा। अगला क्या? हाँ 1 हर्ट्ज है, क्या हुआ? ठीक है, अगला बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज किलो हर्ज। जो बड़ी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की उसको किलो हर्ज बोलते हैं, KHZ। तो सीधी सी बात है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1 किलो हर्ज में कितने हर्ज होंगे? 1000, 1000। ठीक, अब ये खत्म हो गया। अब एक चीज और समझिएगा, अभी टाइम पीरियड पढ़ेंगे तब। टाइम पीरियड क्या होता है? अब देखो वेवलेंथ आपने देखा, फ्रीक्वेंसी देख ली, वेव से रिलेटेड है, अब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, देखो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। अब आप वाइब्रेशन तो समझ रहे हो कि सर एक ड्रम है, उस पर ऐसे ऐसे किया, डम डम ऐसे, वो वाइब्रेशन होता है। ऑसिलेशन क्या होता है? मान लो ऐसे पेंडुलम, पेंडुलम देखा है ना? हाँ, पेंडुलम देखा है, इसी को ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, या घर के आसपास जो झूला लगा होता है, हाँ, तो सावन के जो झूले होते हैं, सावन के झूले नहीं होते, झूले होते हैं, गाना है उस पे, सावन के झूलों ने मुझको पुकारा। ठीक है, हाँ, सावन का जब मौसम आता है तो झूला झूला जाता है। नहीं, अभी ये प्रथा खत्म हो रही है धीरे धीरे, पहले ये प्रथा बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मुझे याद है मेरे गांव में जो पीपल का पेड़ हुआ करता था, ठीक है, उस पीपल के पेड़ पे लोग जो होते थे, एक बड़ी सी लकड़ी, ऐसा जो आप देख रहे हैं वो बेड टाइप का, वैसा एक लकड़ी उतना चौड़ा, ठीक है, लेकर आते थे। उसमें होल होता था, 4 होल करते थे और रस्सी बांधते थे और नट से कसते थे उसको अच्छे से,
और उस पेड़ पे 10 आदमी ऐसे खड़े हो गए, लंबा से एक होता था, उस झूले पे 10 आदमी खड़े हो गए और 2 आदमी उसको धक्का दे रहा है और ऐसे झूल रहे हैं। तो एक बार मेरी आंख के सामने क्या हुआ था, जो डाल होती है ना, यानी कि स्टेम, वो भी कितना भार सहेगा, कभी ना कभी तो उसको भी जाना था, तो वो टूट गया। तो जो 12 लोग थे, ठीक है, वो सब के सब गिरे, कुछ हुआ नहीं क्योंकि गांव के लोग मस्त रहते खाते पीते। शहर के लोग थोड़ा सा गिर गए तो 2 नस इधर से टूटा, 4 इधर, ऐसे। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है हम बता रहे हैं, आजकल हम लोग जो है ना अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि जल्दीबाजी में खाना खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, इस वजह से मसल्स भी वीक हो रहे हैं। और अभी लाइफ स्टाइल की वजह से जो लोग हैं, पहले जो 100 साल 150 साल जी भी लेते थे, अब मुश्किल से 70-80 पहुंच रहे हैं, 60 पहुंच रहे, निकल ले रहे, ठीक है। तो हाँ, जीना कौन नहीं चाहता, कौन आदमी चाहता है 60 से पहले गुजर जाए, लेकिन क्या कर सकते हो, लाइफ स्टाइल ही ऐसी है हमारी, खाना पीना ही ऐसे है ना, इसी वजह से, ठीक है। पहले गांव के लोग क्या करते थे पता है, कच्चा दूध पी जाते थे, ठीक है। हाँ, यहाँ तो महान सभी हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या करते हैं, हम उसको उबाल देते हैं, उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया होता है उसको भी मार देते हैं, फिर बोलते हैं लैक्टो। देखो, तो यहाँ तक किया था टाइम पीरियड ना, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, समझ गए थे। डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल या स्मॉल, और चूंकि टाइम है तो यूनिट क्या होगा, सेकेंड। एम्पलीट्यूड पढ़ाया था कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है क्रेस्ट और ट्रफ का ऐसे, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ समय के लिए कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। इसी वेव का, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। अच्छा, 1 वेव कहाँ से कहाँ तक कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से जाकर यहाँ पे जब तक ना आ जाए जहाँ से चला था उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे, तब तक 1 वेव नहीं कहलाता है। यानी कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ पूरा करे तो 1 वेव हो जाएगा। तो इसको डिनोट करते हैं ए से, किससे डिनोट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सीधा सा देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। अगला है कि साउंड में कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे पहला पिच होता है, दूसरा लाउडनेस होता है, और तीसरा टिम्बर होता है। ये लकड़ी वाला टिम्बर नहीं है, ठीक है, क्वालिटी है ना। अब इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले, तो आज पिच पढ़कर रहने देंगे। पिच क्या होता है, तो पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। तो देखो, पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होना, और फ्रीक्वेंसी का मतलब वाइब्रेशन। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया कि पिच डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे पिच भी क्या होगा, बढ़ेगा। और याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही साउंड क्या होगा, पतला होगा। जैसे जो लेडीज होती हैं उनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का प्रोडक्शन काफी हाई होता है, इसी वजह से उनकी आवाज पतली होती है, ठीक है। और जो जेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होती है वो काफी लो होती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज क्या होती है, थोड़ी सी, हाँ, लाउडर होती है ना, हल्की सी मोटी लाउडर। तुम्हारा ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लाउडनेस और टिम्बर। हाँ, इंटेंसिटी, ठीक है।